नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं वो आप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपको आज पढ़ने को मिलेगा कि जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व की नीतियां अपनाई गई थी वो किस तरीके से अपनाई गई थी, किस तरीके से भारत में ब्रिटिशों के द्वारा जो अपनी भू राजस्व को इकट्ठा किया गया था वो किस किस तरीके से अपनाया गया था। तो इस बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो आपको देखना है कि भारत में यानी कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था कैसे की गई, भू राजस्व की व्यवस्था कैसे की गई थी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और उसमें आपको क्या करना है, देखो स्थितियां ऐसी बनी थी कि इसमें जब आपको इनको लगा अंग्रेजों के कि भारत में हमें विस्तार करना है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है, लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है, उसे सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है अपने शासन को भारत के अंदर, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत थी, इनको पैसे की जरूरत थी। अब इनको धन भी चाहिए था, धन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि इनको करना क्या था, जो वहां के जितने भी आपके सैनिक थे, जितनी भी सिविल सेवाएं थी, जितने भी सारे आपके इनको काम करने वाले कारखाने खोले गए थे, अब उसके लिए इनको यहां पर पैसों की जरूरत थी, इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। अब वो करेंगे कैसे, अब इनके पास जो भारतीय गांव हो गए, भारत के कुछ गांव हैं, कुछ दूर दराज के क्षेत्र हैं, उन पर भी अधिकार करना है। अगर उन पर अधिकार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा आएगा कहां, वो भारतीयों से लेना है। जब भारतीयों से पैसा लेना है तो किस प्रकार से लिया जाए, कैसी कैसी नीतियां अपनाई जाए, तो उसका केवल एक ही स्रोत इनको लगा कि भू राजस्व, क्योंकि यहां पर अधिकार था, अब उनसे लगान लेना है। तो भू राजस्व का जो लगान है वो किस तरीके से लिया जाए जिससे ज्यादा लगान मिले। तो इसी तरह से, इसी कारण अब इन्होंने भू राजस्व की नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया था। अब जब ये भू राजस्व की नीति लागू करेंगे, अब इसमें हुआ क्या था कि लगभग आपको पता है कि 1765 में, जब 1765 में अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनकी दीवानी पर अधिकार हो गया था अंग्रेजों का, तो उसके कारण अब अंग्रेजों को वहां पर भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दीवान को भी नियुक्त कर दिया गया था। तो अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग क्षेत्रों पर अब अंग्रेजों ने अलग अलग दीवान नियुक्त कर दे कि अब इस क्षेत्र का जो लगान है वो आप वसूलोगे, इस क्षेत्र का लगान आप वसूलोगे, इस क्षेत्र का आप। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग दीवान नियुक्त किए गए, जिन्हें नायाब दीवान के नाम से जाना गया। अब जब इन्हें अलग अलग से नियुक्त कर दिए गए, अब क्या करना था, उनको भू राजस्व इकट्ठा करना था। जब भू राजस्व इकट्ठा करना है, अब उसके लिए नायाब दीवान ने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने अपने अलग अलग ठेकेदार नियुक्त कर दिए, अपनी ओर से अलग अलग ठेकेदार नियुक्त कर दिए। जो उस क्षेत्र का दीवान था उसने अपनी तरफ से किसी और ठेकेदार को सौंप दिया कि लो ठेका तुम ले जाओ और तुम हमें इतना दे देना, बस प्रतिवर्ष इतना पैसा हमें देते रहना और आगे तुम करो। अब इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, अलग अलग ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए कि ये ठेकेदार है, अब क्या करेंगे, यहां से अपनी वसूली करेंगे और नायाब दीवान को दे देंगे, नायाब दीवान सरकार को दे देगा। तो इस तरीके से क्या किया गया, ये सारा का सारा काम ठेकेदारों को सौंप दिया गया। जब ठेकेदारों को सौंप दिया गया तो ये तो निश्चित नहीं किया गया कि भाई इतना उन्हें वसूलना है, इतना करना है। तो अब ठेकेदारों को जितना भी लगा मनमाने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से जो किसान थे उनसे इतना ज्यादा धन वसूलने लगे कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा करते थे और सरकार के पास उतना नहीं जाता था। तो सरकार को तो ऐसा ही देते थे जितना कहा, लेकिन अपने पास जो है वे ज्यादा धन वसूलते थे, जितना वसूलना था उससे भी ज्यादा वसूला करते थे। तो यानी कि कहने का मतलब कि जो ठेकेदार थे अब उन्होंने किसानों से मनमाने ढंग से भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अब किसानों की और गांव की जो भी हालत थी वो इतनी बुरी हो गई, तो बदतर से बदतर हो गई थी कि उनके पास खाने तक के अनाज के दाने नहीं बचे थे। तो ऐसी आर्थिक स्थिति भारत के जो किसान थे उनके पास आ चुके थे, क्योंकि ठेकेदारों को तो क्या करना था, अपना वसूलना था,
चाहे उनके पास हो या ना हो, उनको तो इतना लेना ही लेना था। और जितना अंग्रेजों को लेना चाहिए था उससे भी ज्यादा ठेकेदार वसूलते थे, क्योंकि अंग्रेजों को पता नहीं चल रहा था वहां पे कि वो कितना वसूलेंगे। उन्होंने तो कह दिया कि बस हमें क्या चाहिए, इतना तुम प्रतिवर्ष दे दिया करें और यहाँ पर क्या करें, अपना कितना भी इनसे वसूलो। तो इसी कारण अब ठेकेदारों ने किसानों की हालत को बदतर बना दिया था। तो इसी कारण अब क्या होता है कि जब बाद में जाकर के आपका 1772 में अब जब वारेन हेस्टिंग आते हैं तो उनको लगता है यार इस कारण से तो क्या है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही है, बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था समाप्त हो रही है। तो अब वारेन हेस्टिंग को लगा कि यार इसके लिए क्या किया जाए, इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, इनकी स्थिति को बचाने के लिए क्या करें जिससे कि धन भी अच्छी तरीके से आए और उनके पास भी रहे। क्योंकि अब जो धन जा रहा था इससे पहले वो ठेकेदारों के पास जा रहा था, ठेकेदारों के पास ज्यादा, सरकार के पास आ नहीं रहा था इतना, और ठेकेदार उसको बीच में ही क्या कर रहे थे, ज्यादा वसूलते थे। और किसानों से वसूलना ज्यादा, सरकार को कम देना, जिससे किसानों की हालत भी बदतर हो रही थी और अंग्रेजों के पास भी, जो कंपनी के पास जो है वो भू राजस्व कम पहुंच रहा था, क्योंकि उनको भू राजस्व की जरूरत थी। अब उनको तो सेना लगानी थी, अपनी सेना को वेतन देना था, सैनिकों को देना था, अपने अलग अलग जो सिविल सर्विस थे उनको देना था, सबको वेतन देने थे। वो कहां से दिया जाए, उसका स्रोत ही क्या था, केवल भू राजस्व। लेकिन भू राजस्व से पैसा अब आ नहीं रहा, क्योंकि नीति ऐसी बनाई दीवान ने कि वो ठेकेदारों को देते थे, ठेकेदार अपनी मनमर्जी करते थे और इनको जो भी है थोड़ा बहुत दिया करते थे बस। तो इस तरीके से अब क्या किया, जब वारेन हेस्टिंग आए तो इसने इनको बंद किया और नई जो व्यवस्था है भू राजस्व की उनको लागू करना शुरू कर दिया था। अब जो वारेन हेस्टिंग आएगा 1772 में, तरीके से जब यहाँ पर इसको जो है, इन सिस्टम को, पूरी जो ठेकेदारी का चल रहा था इसको समाप्त कर दिया गया। तो अब अंग्रेजों ने कहा कि अब सीधा जो नियंत्रण है वो किसके पास रहेगा, कंपनी जो है भू राजस्व की जो देख रेख है वो अब अपने आप करेगी। अब कंपनी को ही सौंप दिया कि कंपनी ही अपने आप करेगी, बीच में ठेकेदारों को नहीं लेगी। अब इसके बाद एक इजारेदारी सिस्टम चलता है, इजारेदारी प्रथा जिसे कहते हैं। तो सबसे पहली एक प्रथा चलेगी अब इसमें, भू राजस्व की जो नीति है, इजारेदारी नीति। अब इजारेदारी नीति आपको समझनी है। इजारेदारी व्यवस्था ये होती क्या है, इजारेदारी व्यवस्था। अब इजारेदारी जो व्यवस्था है उसको फार्मिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। तो फार्मिंग सिस्टम कहते हैं इसको भी, फार्मिंग सिस्टम। तो फार्मिंग सिस्टम इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या अपनाया गया, किस तरीके से इसको लागू किया गया। अब ये था जब का 1772 में गवर्नर जनरल बनकर के वारेन हेस्टिंग आते हैं। वारेन हेस्टिंग जब आते हैं तो ये अपनी एक नई नीति को लागू करेंगे जिसे इजारेदारी व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम कहा जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब इनके द्वारा लागू किया गया कि 5 वर्षीय एक इजारेदारी प्रथा लागू करी गई कि 5 वर्ष के लिए जो भी भू राजस्व का अधिकार था, भू राजस्व की जो व्यवस्था थी वो नीलाम कर दी गई, कि 5 वर्ष के लिए भू राजस्व की व्यवस्था नीलाम कर दी गई और कह दिया गया कि अब जो भी इसकी अधिक से अधिक बोली लगाएगा हम उसको ही ये वाला क्षेत्र दे देंगे। तो इसमें जमींदारों को उनसे अलग रख दिया गया कि जमींदारों का अब भू राजस्व में कोई भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जमींदार ही क्या करते थे, जमींदार पूरी तरीके से यहाँ पर इनके बीच में, क्योंकि जमींदार गांव के बारे में जानते थे, उनको सबके बारे में पता था कि भाई किसके पास कितना है, किसके पास कितना होता है, कितना उत्पादन होता है, कितना कम किसके पास है, ज्यादा किसके पास है, उसकी सारी जानकारी जमींदारों के पास होती थी। लेकिन अब जमींदारों को इससे अलग कर दिया गया, जिससे अब इसमें कहा कि भाई इस क्षेत्र की बोली लगाई जाएगी और इस क्षेत्र में जो भी ज्यादा से ज्यादा धन भू राजस्व वसूल करके हमें देगा वो अपनी बोली लगा दे कि भाई कौन कितना देगा। जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा किसी क्षेत्र की उसे ही वो व्यवस्था 5 वर्ष के लिए सौंप दी जाती थी। तो भू राजस्व की व्यवस्था 5 वर्ष के लिए उसी को ठेके पर दे दी जाती थी कि भाई तुम्हें प्रतिवर्ष बस इतना हमें देना है और 5 वर्षों तक देना है इसी आधार पर। तो 5 वर्षों के लिए उसे निर्धारित कर दिया गया कि 5 वर्षों तक हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन उसमें बस ये कहा गया कि उसमें जो ठेके पर दिए गए कि उनको कितना वसूलना है वो उसमें नहीं बताया गया। और यही सबसे बड़ी इसमें गलती बताई गई थी कि इन्होंने यह तय नहीं किया कि जो आप ठेके पर दे रहे हो उसमें से इनको कितना वसूलना है किसानों से। अब वो अपने मनमाने ढंग से फिर वसूलेंगे,
अब यही हुआ कि इसमें क्या करने शुरू कर दिए, जब इनको नीलाम कर दिया गया, अब जो ठेके पर जिसको दिया गया, अब उन्होंने क्या कर दिया शुरू कि किसानों से अत्यधिक भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया गया। और इससे क्या होने लगा था कि कभी कभार तो किसानों पर इतनी स्थिति बुरी आ जाती थी कि वहां पर उत्पादन होता ही नहीं था, लेकिन उनको वसूलना था उतना, वे वसूलते थे। और कभी कभार इतना हो जाता था कि बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, तो लेकिन सरकार के पास क्या जाता था, सरकार के पास तो केवल उतना ही जाता था जितना निर्धारित किया गया था। अब एक्स्ट्रा जो फालतू था वो किसके पास जाता था, जो ठेके पर जिनको नीलाम करी गई थी। तो इस तरीके से क्या है, इसमें भी जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज्यादा डगमगा गई थी, असंतुलन की स्थिति बन गई थी, वित्तीय स्थिति जो सरकार की है बहुत ज्यादा असंतुलित हो चुकी थी। जब ऐसी स्थिति बन गई कि बार बार ऊपर नीचे होती जा रही है अर्थव्यवस्था, तो इसे देख करके अब उनको लगा कि यार इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। तो वारेन हेस्टिंग ने एक बदलाव करा इसमें 1776 में। अब फिर 1776 में इसने क्या कर दिया, ये जो पंचवर्षीय बनाई थी अब इसे 1 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया। अब इसे कब कर दिया गया, 1 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया कि जो ये व्यवस्था है अब इसको केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू करेंगे। अब 1 वर्ष के बाद हम इसको बदल सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। तो 1776 में से 1 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया था कि अब क्या होगा कि बस 1 वर्ष के लिए हम इसको ठेके पर देंगे, और उसके बाद जो हम करेंगे 1 वर्ष के बाद, कुछ हम किसी को दें या ना दें, उसमें कितना बदलाव करें कितना ना करें, उसमें कितना बढ़ाव करें कितना घटाएं, वो कुछ भी कर सकते हैं 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष तक ही हम इसको तय करेंगे बस। तो इस तरह से 1 वर्ष के लिए कर दिया गया इसको घटा करके। जमींदार थे यहाँ के, जमींदारों के पास ये था कि भाई जमींदारों को भी अब 1 वर्ष के जब कर दिया गया तो इसमें जमींदारों को भी प्राथमिकता दे दी गई कि भाई जमींदार भी क्या करेंगे, इसमें प्राथमिकता निभाएंगे। अब इसी आधार पर लेकिन जब ये भी करी गई तो इसके बाद भी लागू करने के बाद भी, क्योंकि सारा का सारा जो नियंत्रण था वो ठेके पर चला गया था, तो अब इसमें सरकार को भी जो राजस्व मिलता था उसमें बहुत ज्यादा कटौती होने लगी थी। तो यही कारण था कि अब इन्होंने क्या कर दिया, बाद में जब इन्होंने शुरू किया है तो इसके बाद अगले जो गवर्नर जनरल आते हैं, फिर अगले गवर्नर जनरल बनकर के कॉर्नवालिस आते हैं। अब कॉर्नवालिस को लगा कि आज जो ये व्यवस्था चल रही थी, अब ये इस व्यवस्था से जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति इतनी डगमगा रही है, इतनी ऊपर नीचे जा रही है कि यहाँ की स्थिति को संभालना ही भारी हो गया है। तो वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी इस व्यवस्था से कि उसको दोबारा से अब बदलना ही पड़ा। तो कॉर्नवालिस ने सोचा कि अब इस स्थिति को बदल करके कोई नई नीति को लेकर के आएंगे। अब कॉर्नवालिस इसके बाद नई नीति को लेकर के आते हैं, ठीक है, जिसे जमींदारी के नाम से भी जाना जाएगा, स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी के नाम से जाना जाता है। तो व्यवस्था लेकर के आते हैं कॉर्नवालिस के द्वारा। हुआ क्या कि लगभग 1792 की बात है कि लगभग 1792 में अब कॉर्नवालिस ने नई व्यवस्था शुरू कर दी। कॉर्नवालिस लेकर के कौन सी व्यवस्था आएंगे, स्थायी बंदोबस्त, इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया, स्तंभरारी भी कहा गया, जमींदारी भी कहा गया, क्योंकि जमींदारों को सौंपा गया। तो जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त, इस तरह से कॉर्नवालिस के द्वारा ये व्यवस्था लागू करी गई। और अब इसने क्या कर दिया गया, इनको 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। अब इनके लिए 10 वर्षों के लिए इस लगान को स्थायी कर दिया गया था कि स्थायी रूप से अब 10 वर्षों के लिए क्या रहेगा, अब इसके जो भू राजस्व की वसूली करेंगे जमींदार करेंगे। अब जमींदारों को ही इसका पूरी के पूरी तरीके से अधिकार दे दिया गया था। अब जमींदार प्रत्येक क्षेत्र से अलग अलग अपने जो भी गांव है, अपने क्षेत्र हैं, उनसे उनके जो जमींदार हैं उन्हें ही अपना भू राजस्व वसूलेंगे। और 10 वर्षों तक उनके लिए स्थायी कर दिया कि इतना जो वो भू राजस्व है आप 10 वर्षों तक लगातार प्रतिवर्ष इतना इतना हमें दिया करोगे। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि जब इन्होंने शुरू कर दिया, ये लगभग 1790 में, अब 1790 में शुरू किया। अब इसके बाद 1790 के बाद जब आता है 1793, अब 1793 में जब कॉर्नवालिस को लगा कि यार ये प्रत्येक वर्ष ऐसा हो रहा, तो लेकिन उनको लगा कि यार अगर हम इसको स्थायी करें, इसको मतलब इस तरीके से लगे इस व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए, तो उन्हें लगा कि 10 वर्ष के लिए तो यह बहुत कम समय होगा। तो उनको ये 10 वर्षों के लिए बहुत कम समय लगा, तो इसलिए उन्होंने इस बंदोबस्त को स्थायी कर दिया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के नाम से इसको लागू कर दिया गया। तो ये समय उनको अल्प लगा, कम लगा, तो उन्होंने लगाया कि बस इसको तो क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से स्थायी कर देते हैं।
कि अब पूरी तरीके से क्या रहेगा, ये 10 वर्षों से भी आगे हम इसी तरीके से आपका लगान वसूलते रहेंगे। तो भू राजस्व की व्यवस्था इसी तरीके से वसूली जाएगी। अब ये कहा गया कि जो भी जमींदार, क्योंकि जमींदारों को ही पूरा स्वामी बना दिया गया, सबकी भूमि का स्वामी जमींदार को बना दिया गया, मालिक अधिकार है, अब सारा का सारा वसूलने का अधिकार भी जमींदार को दे दिया गया इसमें। अब जब जमींदार को दे दिया गया तो उसे कहा गया कि 10/11, तो क्या करेंगे, 10/11 तो सरकार को दिया जाएगा। जो कंपनी है उसको कितने, जितना भी वसूला उसका 10/11 हिस्सा तो सरकार के पास जाएगा, और 1/11 जो हिस्सा है वो जमींदार के पास रहेगा। तो जमींदार के पास 1/11 हिस्सा और 10/11 हिस्सा सरकार के पास रहेगा। तो इसकी भी, इस व्यवस्था की भी एक खामी यह मानी जाती है कि इस व्यवस्था में सरकार ने यह तय नहीं किया कि जो जमींदार है वो किसानों से कितना धन वसूलेंगे, कितना भू राजस्व वसूलेंगे, ये तय नहीं किया गया था। ये सबसे बड़ी खामी मानी गई थी इस व्यवस्था की भी। अब जो जमींदार थे वे भी किसानों का शोषण करने लगे, किसानों से ज्यादा धन वसूलते थे, लेकिन अब सरकार के पास तो जा नहीं रहा इतना, सरकार के पास तो स्थायी कर दिया गया कि बस आपको तो इतना देना है प्रत्येक वर्ष, लेकिन अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, किसानों से वसूलते थे और अपने पास जमींदार रखते थे। तो जिससे किसानों का शोषण बढ़ने लगा था। अब किसानों का शोषण इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि उन पर इतना अत्याचार होने लगा कि इसके कारण उन पर भूखमरी आ गई थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर इन स्थिति को बदलना पड़ा। अब 1793 के बाद और 1794 में फिर क्या करना पड़ा इनको, एक अधिनियम विनियम के आधार पर ही अब नई एक सूर्यास्त का 1794 में जाकर के एक सूर्यास्त का नियम लाया गया। 1794 में सूर्यास्त का नियम भी इन्होंने लागू कर दिया कंपनी के द्वारा, सूर्यास्त का नियम। तो इस सूर्यास्त के नियम में ये कह दिया गया कि अगर कोई भी जमींदार जिसको ये भू राजस्व की नीति को दिया गया है, अधिकार दिया गया है, अगर वो अपने समय तक, सूरज छिपने से पहले तक अगर अपने जो भी पैसा है, जो भी भू राजस्व का जो सरकार का हिस्सा है उसको जमा नहीं करता है, अगर उसको जमा नहीं करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको सजा भी दी जाएगी। उस जमींदार की जो जमीनें हैं वो भी जब्त कर जा सकती है। तो इस तरीके से उसको किसी भी तरीके से, हर तरीके से दंड भी दिया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो हर तरीके से उस पर इस तरह से नियम लागू कर दिए गए। तो ये लगाया गया था 1794 में सूर्यास्त का नियम कि सूर्य के अस्त होने से पहले ही ये पूरा का पूरा जो भू राजस्व है वो सरकार के पास चला जाना चाहिए, 10/11 हिस्सा। ये वाली जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी ये आपकी लगभग भारत के 19% भाग पर लागू करी गई थी। पूरे भारत का जो 19% भाग था, कितने प्रतिशत पर, 19% पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त को, जमींदारी व्यवस्था को, स्तंभदारी व्यवस्था को, इसे 19% भाग पर लागू किया गया था। उसमें आपका आता है बंगाल, ये बंगाल वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ठीक है, और इसके बाद कुछ बनारस वाला जो क्षेत्र है आपका इधर, तो ये बनारस वाला भी क्षेत्र है। तो बनारस वाले क्षेत्र में भी, और इधर जो उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र है, तो उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र पर भी इसको लागू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसे 19% हिस्से पर इस व्यवस्था को माना जाता है। इनका जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि लगभग 1812 के लगभग जब आते लगभग 1812 आया, तो 1812 में ये कर दिया गया कि जो उन जमींदार थे उनको ये अधिकार दे दिया गया कि अगर कोई भी किसान आपको लगान नहीं दे रहा है तो आप उस किसान की जमीन को भी जब्त कर सकते हो। तो इससे क्या करने लगे थे, जमींदार उनकी जमीनों को जब्त करने लगे जो किसान लगान नहीं दे पा रहा था। अब जब उन्होंने जब्त कर ली तो वे जब्त करके किसको बेच दिया करते थे, व्यापारियों को, साहूकारों को, इनको वो जमीनें दे दिया करते थे। अब इस तरीके से क्या होने लगा, नए जमींदारों का उदय होने लगा। अब क्योंकि वो जमीनें खरीदने लगे, अब जमींदारों का नए जमींदार बनने लगे। अब इससे क्या हुआ, अलग अलग प्रकार से जो है हर तरह की स्थिति को बदल दिया गया था।
जो किसान थे, अब किसान तो बेचारे कर्षक दास के रूप में बनने लगे, एक गुलाम के रूप में किसान एक यानी कर्षक गुलाम बनने लगे, कर्षक दास बनने लगे। अब इसी तरह के, क्योंकि वो क्या करते थे, बिना जो न्यायालय हुआ करते थे उनकी कोई अनुमति नहीं लिया करते थे, और उनकी बिना अनुमति के ही किसानों की जमीन को जब्त कर लिया करते थे पूरी तरीके से। अब जब उनकी जमीनों को जब्त कर लिया, अब बेचारे क्या बन करके रह गए, किसान तो एक दास बन करके रह गए। और जो आपके पूरी तरीके से जो भी आपके जो व्यापारी थे, ये साहूकार थे, अब ये जमीन खरीद लिया करते थे, अब ये नए नए जमींदार बन गए। अब इससे होने क्या लगा कि जो पूरी तरीके से जो है आपकी जो जमीन थी किसानों की, वो समाप्त होती चली गई थी। अब इसी कारण से अब जो अनुपस्थित यानी अनुपस्थित जमींदार, दूरवासी जमींदार, इनका ही क्या होने लगा, जो इनका उदय होने लगा। अब जो नीलामी थी वो अलग अलग तरीके से दी जाने लगी। अब किसी ने किसी को सौंप दी, उसने दूसरे को सौंप दी, उसने तीसरे को। इस तरीके से क्या हुआ, अलग अलग प्रकार से जो है जमींदारी जो है बढ़ने लगी थी। अब अगर कोई जमींदार था, वो अपनी जमींदारी दूसरे को सौंप देता था कि भाई तू मुझे इतना देना, बस। अब वो ऊपर से क्या करता था, भाई जितना सरकार को देना था उससे फालतू बताया करता था, वो उतना देगा तो उसमें से क्या करेगा, वो अपना भी हिस्सा कमाएगा। अब वो दूसरे को दिया करता था, वो और नीचे अपने वालों को देता था। तो इससे क्या बढ़ने लगा, इससे सबसे बड़ा जो बोझ बढ़ा वो किसानों पर बढ़ने लगा। बेचारों किसानों पर इतना होता नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उन पर इसका बोझ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अब इस कारण से क्या है, किसान पूरी तरीके से बर्बाद होते चले गए थे। पिट्स एक्ट आया था, तो 1784 के पिट्स एक्ट के द्वारा ही जमींदारों को जमीन जो भू राजस्व वसूलने की जो अधिकार है वो सौंपा गया था। क्योंकि जो किसान जो अंग्रेज थे, कंपनी थी, उनके पास जो किसानी का कृषक जमींदार थे, भू राजस्व की वसूली का कोई भी ज्ञान इतना नहीं था, उनको इनके बारे में नहीं पता था। और जो उनके पास ना तो इतने अधिकारी थे कि भाई वे इस व्यवस्था को पूरी तरीके से संभाल सके। तो इसी कारण से कंपनी को भी ये कार्य जमींदारों को ही सौंपना पड़ा, क्योंकि हम कहां से लेकर के ऐसे अधिकारी लाए और इतनी जानकारी कहां से लाए कि इनके बारे में जानकारी कौन रखेगा, जानकारी कौन रखता है, जमींदार रखता है। तो इसी कारण से ये पूरा का पूरा अधिकार किसको सौंपा गया था, जमींदारों को सौंपा गया था। और अंग्रेजों को इस कारण से जो सामाजिक जो व्यवहार है, एक सामाजिक मित्र मिल गया था। यानी कि भारत में अंग्रेजों को एक सामाजिक मित्र मिल गया था जो इनके हर काम में इनकी मदद करता रहे। तो इस तरीके से जब वो इनको मित्र मिल गया तो सारे के सारे काम इन्होंने जमींदारों को इसलिए सौंपे थे, क्योंकि वो इनके काम को करने लगे, एक मित्र के रूप में काम करे। और अब जमींदार भी ये चाहने लगे कि अंग्रेज यहाँ से ना जाए, अंग्रेज यहीं पर ही रहे। अगर अंग्रेज यहीं पर रहेंगे तो जमींदारों को क्या मिलेगा, लाभ मिलता रहेगा, जमींदार पैसा कमाते रहेंगे, भू राजस्व इकट्ठा करते रहेंगे। तो इसी कारण से अब जमींदारों ने भी, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में भी जमींदारों के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया था। अंग्रेजों का साथ इसीलिए दिया गया क्योंकि वे चाहते थे कि यहाँ पर अंग्रेज बने रहें, जिससे तुम्हें लाभ मिलता रहे। तो ये व्यवस्था इस तरीके से आपको पूरी तरीके से बता दी गई है।